जय हिंद दोस्तों, स्निप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 8 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम समान विज्ञान का क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, कानों की, आँखों की, नाक की और गले की। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जो कि आँखों से रिलेटेड है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, 15 मार्च को, 9 अप्रैल को और 10 अप्रैल को। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है, तांबा का, चांदी का, मैग्नीशियम का और लोहा का। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो मेलाकोनाइट धातु एक खनिज है, वो किस धातु का है, तो तांबा का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का और एसिटिक अम्ल का। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो ये पीत रस में पाया जाता है, HCl। इसका अणु सूत्र होता है HCl। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है, 1 लीटर, 4 लीटर, 5 से 6 लीटर और 10 लीटर। तो ये कोई फिक्स नहीं रहता है कि मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर रहता है, लेकिन यहाँ पर औसतन देखा गया है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 506 लीटर रक्त रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, हेनरी के द्वारा, ऑस्ट्रेट द्वारा, फैराडे द्वारा और वोल्टा द्वारा। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ऑस्ट्रेट द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि न्यूरॉन इकाई है संयोजी ऊतक का, पेशी ऊतक का, एपिथेलियम ऊतक का और डी है तंत्रिका ऊतक का। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो न्यूरॉन इकाई है एक तंत्रिका ऊतक का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया, एस चंद्रशेखर के द्वारा, हरगोविंद खुराना के द्वारा, सीवी रमन के द्वारा और एस रामानुजन के द्वारा। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो ब्लैक होल की सिद्धांत का खोज किसके द्वारा किया गया, तो एस चंद्रशेखर के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणु का नाश करना, रक्ताल्पता का निवारण करना और लौह का उपयोजन करना। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि रेडियोधर्मी तत्व जिसका भार में विशाल भंडार पाया जाता है,
रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वो कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और प्लूटोनियम। बताइए। तो भारत में विशाल भंडार है किस रेडियोधर्मी तत्व का? तो थोरियम का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव जो नेत्र होता है तो नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक इनमें से कौन है जो कि फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है प्रकाश संवेदी के रूप में? सिल्वर नाइट्रेट्स, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयो ऑक्साइड। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए है वसा, विटामिन, बी है कार्बोहाइड्रेट और खनिज, विटामिन और खनिज, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा, कुल ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा और डी है कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं विशिष्ट ऊष्मा बिल्कुल सही जवाब है। 15वां प्रश्न यहाँ पर कि पीतल किसका मिश्रण होता है? जल्दी से बताइए, चारों ऑप्शन देख लीजिए। इनमें से पीतल किसका मिश्रण होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। जो भी कैंडिडेट सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। टांका जिसको शोल्डर भी बोलते हैं किसका मिश्रण होता है? सीसा और जस्ता का, सीसा और बिस्मथ का, सीसा और जस्ता और सीसा टीन। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो शोल्डर होता है वो सीसा और टीन का मिश्रण होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? NO, CO2 और SO2। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है? वोल्ट मीटर, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर और विद्युत जनरेटर। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कौन है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? तो जब यह मोटर को विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो चलता है और चलने के प्रक्रिया के बाद वह पानी देता है हमको, तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर विद्युत जो जनरेटर है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि गतिज ऊर्जा का यहाँ पर फार्मूला कौन सा सही है आपको बताना है? mv² mgh 1/2 mv और 1/2 mv²। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गतिज ऊर्जा का यहाँ पर कौन सा फार्मूला सही है? तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होगा 1/2 mv²। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी और स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रतिध्वनि किस प्रकार सुनी जाती है? यानी जब हम शांत इलाका में हम तेज़ी से बोलते हैं तो अगर सामने दीवार हो तो वहाँ से टकरा कर वापस हमें सुनाई देती है, तो किस कारण से हमको आवाज़ सुनाई देती है आपको बताएं, जिसे प्रतिध्वनि बोलते हैं?
ध्वनि तरंगों की परिवर्तन से, ध्वनि तरंगों के अपवर्तन से, ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण से और अनुनाद से। तो ये ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण हमें सुनाई देता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ़ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? यानी कोई टब है, उसमें क्या हुआ, पानी भरा हुआ है, उसमें हम एक बर्फ़ का सिल्ली डाल देते हैं और जब हम बर्फ़ का सिल्ली डालेंगे तो ऊपर वो तैरता रहेगा, और वो अगर बर्फ़ पूरा गल जाएगा तो पानी स्तर में उसका वृद्धि होगा या कोई परिवर्तित नहीं होगा या घट जाएगा, यही बताना है। तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि दो समानांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, तो इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? 0, 1, 3 और असंख्य। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। देखिए, दो दर्पण है, मान लेते हैं यहाँ पर एक दर्पण है और एक यहाँ पर दर्पण है। इसके बीच में एक वस्तु रखा जाता है जिसके बताना है कि दोनों जो प्रतिबिंब बनेगा इसमें कितना संख्या प्रतिबिंब का बनेगा। इसके लिए फार्मूला होता है 360/θ। तो यहाँ पर 0 डिग्री बन रहा है, यानी 0 डिग्री यहाँ पे एंगल, तो यहाँ पर थीटा के जगह पर 0 हो जाएगा, तो भाग देंगे 360 में 0 से तो अनंत होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पर देखिए दो दर्पण है जो कि एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुकी हुई है, और तब इसके बीच में अगर कोई वस्तु रखते हैं तो अगर पूछा जाए कि इसमें प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, 360 और बाटा में यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर एंगल है तो 60 डिग्री हो गया। 0 से 0 खत्म, 6 × 36। हमेशा दो दर्पणों के बीच में अगर कोई वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब की संख्या हमेशा विषम बनता है। तो यहाँ पर 6 आया तो 6 में से 1 घटा देंगे तो 5। तो इस प्रकार से आप दो दर्पणों के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं, कितना भी डिग्री हो तो हम उसका संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है। सर्स बीमारी में जो अक्षर ए है निरूपित करता है। ए का यहाँ पर मतलब आपको बताना है, ए का अर्थ क्या होता है। तो जब इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो ए के जगह पर एक्यूट आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 24वां प्रश्न आपके सामने कि डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करता है आँख को, गला को, यकृत को और अग्नाशय को। बताइए 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो डिप्थीरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे गला होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है। इसको समझते हैं। जो सरल यांत्रिक लाभ होता है उसमें क्या क्या होता है? भार, प्रयास और फलक्रम। तो सबसे पहले बारी बारी से समझ लेते हैं फलक्रम क्या है, प्रयास क्या है और भार क्या है। तो फलक्रम क्या है? जिसके इसको आलम्ब भी बोलते हैं हिंदी में, जिसके इर्द गिर्द सारा क्रिया होता है उसे हम फलक्रम कहते हैं या आलम्ब कहते हैं। उसके बाद देखिए भार क्या है? भार यानी लोड, जिस पर जो मतलब हमको प्रतिफल मिलता है, यानी जहाँ पर सारा वस्तु रहता है वहीं पर उसका भार कहलाता है वहाँ पर। और प्रयास क्या है? एफर्ट, जहाँ पर जितना हम शक्ति जहाँ पर हम शक्ति लगाते हैं उसको एफर्ट बोलते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जो सरल यांत्रिक लाभ होता है उत्तोलक के 3 प्रकार का होता है। प्राथमिक श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी उत्तोलक। तो प्राथमिक श्रेणी उत्तोलक का एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि कैंची हो गया, एक कैंची है तो यहाँ पर देखिए बीच में जो रहता है इसी को आलम्ब कहते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर एफर्ट लगाते हैं तो यहाँ पर कार्य होता है। तो जो यहाँ पर कार्य होता है इसी को भार बोलते हैं, और जहाँ एफर्ट लगाते हैं इसी को प्रयास बोलते हैं। तो ये प्राथमिक श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है कैंची। अगर नींबू निचोड़ने वाला की बात करें तो यहाँ पर देखिए नींबू निचोड़ने वाला ऐसा होता है, और यहाँ पर देखिए आलम्ब जो होता है यहाँ पर होता है, और इसका जो भार होता है वो मध्य में होता है, और जो इसका प्रयास करते हैं एफर्ट लगाते हैं वो साइड में लगाते हैं। तो जब देखिए आलम्ब और
प्रयास के बीच में अगर भार हो तो वो द्वितीय श्रेणी का उदाहरण होता है, जैसे नींबू निचोड़ने वाला मशीन। तो ये द्वितीय श्रेणी। और देखिए इसका जान लेते हैं परिभाषा। तो जब भार और प्रयास के बीच में जब अवलंब हो तो वो प्राथमिक श्रेणी उत्तोलक के अंतर्गत आता है। तृतीयक श्रेणी उत्तोलक किसे कहते हैं? तो तृतीयक श्रेणी उत्तोलक का हम उदाहरण समझते हैं, जैसे कि जो रोटी पलटने वाला चिमटा होता है, पकड़ने वाला चिमटा, जैसे ऐसे होता है ना चिमटा, ऐसा चिमटा होता है। तो देखिए इसका जो अवलंब है, अवलंब यहाँ पर है, और इसमें जो शक्ति लगाते हैं मध्य में लगाते हैं, शक्ति एफर्ट यहाँ पर मध्य में लगाते हैं। और जो कार्य होता है, जो हमें भार मिलता है, कार्य होता है, वो सबसे अंत में होता है। तो भार तथा फलक्रम के मध्य में प्रयास होता है, इसी को तृतीय श्रेणी उत्तोलक के समझ। मैं आशा करता हूँ कि ये उत्तोलक समझ में आ गया। यहाँ पर पूछा गया है कि सरल यांत्रिक के लाभ। तो सरल यांत्रिक लाभ जितना भी एक मशीन है, जैसे कि हम बताते हैं क्रेन जो उठाती है किसी वस्तु को, जैसे सरल यांत्रिक लाभ के अंतर्गत कौन सा आएगा? जैसे यहाँ पर कोई ये हो गया, यहाँ पर अवलंब हो गया, और यहाँ पर है, हम यहाँ पर एफर्ट लगाते हैं, और यहाँ पर कोई कार्य होता है, इसको हम ऊपर उठाना है, इधर इसको हम नीचे दबाएंगे तो ये ऊपर उठता है। तो ये सरल यांत्रिक लाभ का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर कौन सा है? तो फलक्रम जो होगा यानी अवलंब, वो भार और प्रयास के बीच में होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मैं आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इसको समझाना उत्तोलक। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाए, मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम हो जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठता है और लिफ्ट तेज़ी से ऊपर जाती है तो यहाँ पर उसका भार थोड़ा सा हल्का प्रतीत होता है। इसका रीज़न क्या होता है आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, लिफ्ट भी ऊपर जाती है और व्यक्ति भी ऊपर जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो जैसे ये प्रिज्म हो गया, प्रिज्म से हम किसी श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 रंग में विभक्त हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा मुड़ता है उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, जो सबसे कम मुड़ता है उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। तो रेड सबसे ऊपर होता है, बैगनी सबसे नीचे रहता है। यहाँ पूछा है सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, तो सबसे अधिक रेड का होता है, सबसे कम बैगनी का होता है। 28वां प्रश्न आपके सामने कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -3 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 0.001 मिलीमीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 29वां प्रश्न है कि सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है -273 डिग्री सेल्सियस पर। तो सभी गैस है जो कि शून्य आयतन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि एसिड जिसको अम्ल बोलते हैं बदलता है, नीले को लिटमस पत्र को लाल में, लाल लिटमस पत्र को नीला में। लिटमस पत्र रंग नहीं बदलता है, कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो एसिड होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और जो क्षार होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 31वां प्रश्न है आपके सामने, चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता, यानी कोई चीनी का पानी है उसमें हम चीनी डाल देते हैं और उसका ताप बढ़ाते हैं तो या वो जल्दी और पिघलेगा कि उसका पिघलना स्लो हो जाएगा, यही आपको बताना है। तो उसका विलेयता और बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि कार्बन की शुद्धतम रूप कौन सा है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद होता है? तो सभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
34वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण को शोषित करता है? तो ये ओजोन करता है। O3 इसका अणु संताप मंडल में स्थित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि मायोपी के आँख के किस भाग द्वारा ठीक की जाती है? किस लेंस के द्वारा ठीक की जाती है मायोपिक? तो मायोपिक को हिंदी में निकट दृष्टि दोष, इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का। इस प्रकार से टोटल हम 35 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।